तो जैसा कि हम अभी तक मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड देख रहे थे और हमने लास्ट लेक्चर तक उसका एक क्वेश्चन करके देख लिया था कि किस तरह से अप्लाई करना है। अब फॉर प्रैक्टिस एक और क्वेश्चन करते हैं और फाइनली ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त क्वेश्चन दिख रहा है, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको एनालाइज करने के लिए बोला जाए, दैट मीन्स आपको बोले कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के दिखाओ, तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की हेल्प से ही सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा कोई और वे नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं फ्री बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज लिख लेती हूँ। फ्री बेंडिंग मोमेंट मैंने आपको पहले भी कई क्लासेस में निकलवाया है। तो अगर मैं लिखूं फ्री बेंडिंग मोमेंट, फ्री बीएमडी वैल्यूज अगर मैं लिखती हूँ, तो मेरे पास है, देखो सबसे पहले किसके लिए मैक्सिमम एम मैक्स फॉर ए बी देख लेती हूँ। ए बी के लिए ये यूडीएल लगा हुआ है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 होता है। तो अगर मैं उसको निकालूंगी तो मैं फाइनल इसका पहुंचूंगी 11.25। मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं किलो न्यूटन मीटर। आप एक बार खुद से कैलकुलेट करके टैली करना कि ये करेक्ट है या नहीं। ठीक, अब मैं क्योंकि यहाँ यूडीएल लगा हुआ है बीसी पे, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट बीसी क्या आएगा, 40 है, तो पीएल बाय 4 हो जाता है आपका। तो अगर वो करूँ तो मेरा 60 किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट आता है। इस तरह से मैं बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम फॉर बीडी देखूं तो यहाँ 25 लगा हुआ है और ए और बी डिस्टेंसेस पर है। तो अगर इसको कैलकुलेट करती हूँ तो आई विल गेट 30 किलो न्यूटन मीटर। तो मैंने अभी यहाँ क्या किया, मेरे फ्री एंड फ्री बीएमडी की वैल्यूज निकाल ली। ठीक, अब मैं क्या करती हूँ, फिक्स्ड मूवमेंट्स निकालती हूँ। फिक्स्ड मूवमेंट्स क्या, एक तो ए पे होगा, बी पे होगा, ए बी, बी ए, बी सी बी एंड बी डी, डी बी। ठीक, तो अगर मैं निकालूं एम बार ए बी, माइनस में कितना होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 होता है, तो 10 इंटू एल स्क्वायर, मतलब लेंथ इसकी कितनी है, मैंने इसकी लेंथ नहीं लिखी ना, इसकी लेंथ है 3 मीटर। ठीक, और ये है 1 मीटर। तो मैंने यहाँ लिखा 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, 12। सिमिलरली मैं अगर एम बार बी ए बोलूँ, बी ए, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, 10 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो मेरा एम बार ए बी की वैल्यू आ रही है माइनस 7.5 किलो न्यूटन मीटर, एम बार ए बी। अच्छा, एम बार बी ए सेम आएगा बट विथ पॉजिटिव साइन, 7.5 किलो न्यूटन मीटर। ओके, अब मैंने क्या लिखा, एम बार बी सी माइनस 40 इंटू 6/8 करोगे, पीएल बाय 8 होता है, एम बार सी बी इज इक्वल टू प्लस 40 इंटू 6/8। तो ये क्या है आपका, एम बार बी सी इज इक्वल टू माइनस 30 किलो न्यूटन मीटर। इस तरह से आपका एम बार सी बी आया 30 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब मैं एम बार बी बी डी निकालती हूँ। एम बार बी डी मेरा क्या होगा, माइनस पी ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -25 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 25। 25 से 25 कैंसिल हो गया। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक। पी ए स्क्वायर बी, तो ये क्या हो गया, 25 से 25 कैंसिल हो गया और लेंथ है आपकी टोटल 5, तो 25 आया, हाँ करेक्ट है। ये बी स्क्वायर है ना, तो बी आपका क्या है, 2।
तो बी स्क्वायर आपका क्या हो गया, 2 × 2 दैट मीन्स 4 हो गया। तो आपकी ये वैल्यू आई एम बार बी डी इज इक्वल टू -12 किलो न्यूटन मीटर। अच्छा, एम बार डी बी की वैल्यू कितनी आएगी? जस्ट सेकेंड, देखो बी टू डी तो पॉजिटिव होगा ना, बी टू डी पॉजिटिव होगा, डी टू बी नेगेटिव होगा, राइट? तो बी टू डी पॉजिटिव 12, मैंने ये वैल्यूज निकाल दी। ये क्या है, ये डी टू बी है जो मैंने वैल्यू निकाली, दिस इज डी टू बी। ये है आपका एम बार डी टू बी, है ना? डी टू बी तो हुआ, डी से बी किया, तब ये है ए और ये है बी, तो ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर करेक्ट है, और वो नेगेटिव में हुआ। एम बार बी टू डी में करूं तो वो मेरा क्या आएगा, प्लस का सी ए स्क्वायर बी बाय एल स्क्वायर। तो मैंने लिखा बी कितना है 25, ए स्क्वायर मतलब 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर मतलब 25। 25 से 25 कैंसिल हो गया और 9 इंटू 2 आ गया एम बार बी डी इज इक्वल टू 18 किलो न्यूटन मीटर। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 18 किलो न्यूटन मीटर की। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप जो होता है फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालने का, वो मैंने कर दिया। फ्री एंड मूवमेंट्स भी मैंने देख लिए। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या देखूंगी, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या है नेक्स्ट स्टेप, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जिसको निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, टेबल बनाएंगे। जॉइंट जॉइंट बी पे ही देखना है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। हाँ, नंबर और एस एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो मैंने लिखा जॉइंट, यहाँ पे मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन किस जॉइंट पे देखना होगा, बी पे, है ना? बी पे तो है मोर देन वन मेंबर, तो अगर मैं यहाँ लिखूं मेंबर्स कौन कौन से, तो मैं लिखा कि मेरे पास मेंबर्स हैं बी टू ए, बी टू सी एंड बी टू डी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं रिलेटिव स्टिफनेस देखती हूँ। तो 3/बी, ए क्या हिंज्ड है, तो 3/4 I/L, आई इसका आई ही है, एल कितना है इसका 3 मीटर, तो मैं लिख दिया 3। तो ये है इसका I/4 आ गया फाइनली। बी सी का देखूं मैं, तो मैं क्या लिखूंगी, फॉरेन फिक्स्ड है तो क्या होता है, I/4 होता है। आई कितना है इसका 2I/L होता है, तो एल की जगह मुझे क्या लिखना होगा, 3 और 3 6। तो ये हो गया। बी टू डी का अगर मैं देखूं तो I/L होगा क्योंकि फिक्स्ड है, 2I, ठीक, डिवाइड बाय लेंथ कितनी है 5। तो अगर अब मैं इसका टोटल सिग्मा आर एस करूँ, तो मैं सिग्मा आर एस जब इसको कैलकुलेट करती हूँ, तो मैंने निकाल रखा है दैट विल कम एट 59/60 I/, आई ही है, एल तो हमने वैल्यूज रख दी 59/60 आई। अब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स देखूं तो वो क्या होगा, आर एस अपॉन सिग्मा आर एस। ठीक है, तो जो मैंने फाइनली कैलकुलेट किया, बी ए के लिए आया 0.25, इसके लिए आया पॉइंट, बीसी के लिए 0.34 एंड बी डी के लिए 0.41। तो इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकाल लिए, क्या है 0.25, 0.34, 0.41। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टेबल बनानी होती है।
टेबल में कुछ यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ, यहाँ थोड़ी जगह है। ये टेबल की मैंने यहाँ बनाना स्टार्ट करी, जो कि है कुछ इस तरह से। मैंने क्या किया, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जॉइंट ए जॉइंट बी चलो इस तरह से कुछ टेबल बनाऊंगी। अब मैं क्या देख रही हूँ कि यहाँ पे मेरे को देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जॉइंट ई के बारे में लिखा। जॉइंट ई, ठीक है। इस पॉइंट में जॉइंट ए देखूंगी। अब देखो जॉइंट बी, बी पे आपके क्या है, तीन मेंबर्स हैं, बी ए, बी डी एंड बी सी। तो मैं क्या करूंगी, जॉइंट बी मैंने यहाँ लिखा, ये पूरा बड़ा सा कॉलम मैंने जॉइंट बी के लिए बनाया है, और दिस इज फॉर मेंबर बी ए, ठीक, बी डी एंड बी सी। सिमिलरली ये पॉइंट हो गया जी और ये हो गया डी। अब मेरा सबसे पहली चीज मैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स लिखती हूँ। ई फ्री एंड है तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा नहीं। ए आपका क्या है, तो ए टू ई। अब देखो नेक्स्ट, फॉरेन फ्री है तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या लिखा है, 0। अब ए टू बी देखना है, तो आपका ये एंड क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1। ठीक, अब एक एंड फ्री है तो दूसरे तो 1 होना चाहिए, क्योंकि एक जॉइंट में टोटल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना होना चाहिए, टोटल 1, तो ये 1 हो गया। अब बी टू ए, मैंने क्या देखा, बी टू ए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मेरा कितना आ रहा था, 0.25। मैं लिखा 0.25, और बी टू डी का 0.41, एंड बी टू सी का मेरा कितना आ रहा था डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। मैं जरा इस लाइन को पहले थोड़ा हटा देती हूँ। सेम इस लाइन को भी थोड़ा पास बना देती हूँ, जगह कम पड़ जाएगी बात के लिए। ये किया मैंने कुछ इस तरह से। यस, दैट्स गुड। तो मैंने यहाँ देखा था 0.25 था मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये 0.41। अब मैंने बीसी का निकाला था 0.34। तो ये बी पे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स थे, हमने देख लिए थे। सी पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा, 1, क्योंकि दूसरी तरफ कुछ नहीं है तो टोटल 1। डी पे भी कुछ नहीं है तो 1, एक ही मेंबर है ना, तो एक ही मेंबर में टोटल जाएगा पूरा, तो 1 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या देखना है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट लिखने हैं। ए पे फिक्स्ड एंड, देखो ए टू ई कोई फिक्स्ड एंड मूवमेंट है नहीं, 0। ए पे फिक्स्ड एंड मूवमेंट हमने निकाला था, जस्ट सेकेंड, ए पे फिक्स्ड एंड मूवमेंट कितना था, मैंने देखा था ए पे मेरा फिक्स्ड एंड मूवमेंट आ रहा है। अब देखो अगर मैं इस तरह से करूँ, ए टू ई देखना है, तो यहाँ 10 किलो न्यूटन है। अब 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 करके यहाँ पे फिक्स्ड एंड मूवमेंट आ जाएगा कितना, 10। ठीक है, अब अब देखो ए टू बी का फिक्स्ड एंड मूवमेंट मैंने निकाला था, कितना आएगा, -7.5। यहाँ पे कितना आएगा, +7.5। सिमिलरली बी डी का फिक्स्ड एंड मूवमेंट मेरा आया था 18, और बीसी का आया था -30, इसका +30, सी का, एंड बी डी का 18 था, और डी बी का हमारे पास 12 था, नेगेटिव में 12। तो ये मैंने किया, फिक्स्ड एंड मूवमेंट लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मूवमेंट। अच्छा, अब बताओ, मूवमेंट बैलेंस करना है मुझे।
ठीक है। अब मूवमेंट बैलेंस करने हैं मुझे, तो यहाँ पे कोई मूवमेंट बैलेंस करने की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि फ्री हैंड है, उसपे कुछ भी नहीं लेगा तो 0। अब देखो, अब ए पे टोटल कितना मूवमेंट है? 10 माइनस 7.5, तो प्लस 2.5 का टोटल मूवमेंट है ए पे। तो मुझे ए टू बी बैलेंस करना पड़ेगा कितना? माइनस 2.5 लगाऊंगी मैं। हाँ, लगाऊंगी। ठीक है। अब मैंने क्या देखा? बी टू ए कितना है? अब मैं देखो बी पे टोटल देखा मैंने कितना मूवमेंट आ रहा है, तो ऐड करो 7.5 प्लस 18 माइनस 30। तो मेरे पास ये पूरा ऐड करके कितना आएगा? मैं ऐड करती हूँ, एक मिनट रुको। 7.5 प्लस 18 माइनस 30, तो आया -4.5। ठीक है, ये आया मेरा -4.5। अब -4.5 टोटल मूवमेंट है बी पे, इंटू 0.25 करूंगी तो मेरा आएगा 1.125। ठीक। अब ये माइनस का है तो मुझे पॉजिटिव का लगाना पड़ेगा, तो मैंने लिखा 1.125 पॉजिटिव का, इससे ये बैलेंस हो जाएगा। अब बी डी क्या करेंगे? -4.5 इंटू 0.41 करेंगे तो आएगा, माइनस है तो पॉजिटिव में लगाना पड़ेगा 1.845। सिमिलरली लीची पे ये कितना है मेरा? 4.5 इंटू 0.34, तो ये आएगा 1.53। 1.53 हुआ। ओके। बी पे मैंने बैलेंसिंग कर ली, सी पे बैलेंसिंग की जरूरत है नहीं, क्योंकि फिक्स्ड एंड है, इससे जो भी मूवमेंट आते जाए इसको पकड़ाते जाओ। डी फिक्स्ड एंड है, इससे भी जो भी मूवमेंट आता जाए इसको पकड़ाते जाओ, कोई इशू नहीं है। डी को मुझे बैलेंस करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे मोर देन टू वन मेंबर है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होता है? कैरी ओवर करना होता है। अच्छा, ए टू ई, यहाँ पे कोई कैरी ओवर जाएगा? ई पे या ए पे नहीं जाएगा। हाँ, बट अब देखो, बी से, क्योंकि बी को बैलेंस किया हमने प्रॉपरली, ठीक, ए से कोई कैरी ओवर ई पे तो जाएगा नहीं ना, ए से बी पे जाएगा। अब बी को देखो, बी का कैरी ओवर, बी ए का कैरी ओवर ए पे आएगा। हाँ, आना तो चाहिए, क्योंकि बी का, अब देखो कैरी ओवर निकालना है, उसका क्या मतलब होता है? बी से ए को कैरी ओवर देना है, मतलब फार एंड, अब देखो हिंज्ड है, अगर फार एंड हिंज्ड होता है तो कैरी ओवर मूवमेंट कितना जाता है? 0। तो यहाँ पे कोई भी कैरी ओवर मूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि ये हिंज्ड है बी की वजह से। ठीक है। ए का कैरी ओवर बी पे जाएगा? हाँ, जाना चाहिए, क्योंकि बी तो, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो बी तो फिक्स्ड है ना, तो फिक्स्ड है तो कितना जाएगा? हाफ जाएगा। तो इसका कैरी ओवर मैंने देखा कि मेरा आया -1.25 आया। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अब बी डी को बैलेंस करना है, बी डी पे इतना है, ठीक, डी आपका फिक्स्ड है, तो आपका डी पे कैरी ओवर जाना चाहिए। हाँ, जाना चाहिए, कितना? हाफ जाना चाहिए इसका। तो मैंने यहाँ कहीं लिख दिया 0.9225 इसका हाफ, 1.845 का। ठीक है। अब मैंने क्या किया? बीसी का कैरी ओवर सी पे जाना चाहिए। हाँ, जाना चाहिए, कितना? हाफ जाना चाहिए, तो आया 0.76, दिस इज 765। ठीक है। मैंने सबके कैरी ओवर दे दिए और मैंने बैलेंस, अब क्या करना है? कैरी ओवर देने के बाद बैलेंस करना है। बैलेंसिंग करनी है मूवमेंट्स की। अच्छा, अब देखो ए पे कुछ भी आपका ऐसा लग रहा है कि बैलेंस करना है, यहाँ पे 10 हो गया, 10 पॉजिटिव का 10 है और ये देखो नेगेटिव का 10 है, तो 0 आ रहा है ए पे, कुछ नहीं करना मुझे ए पे बैलेंस। अच्छा, बी, ये देखो, ठीक, बी पे आप देखो टोटल कितना आपका मूवमेंट है। बी पे मेरा टोटल, अब देखो, बी ए, बी डी और बी सी तीनों का ऐड करके बी पे मूवमेंट है। यहाँ देखो बी डी पे कुछ नहीं है, बी सी पे कुछ नहीं है, बट यस बी ए पे अभी भी मेरा ए से कैरी ओवर आया, नेगेटिव का 1.25 का, तो मुझे क्या करना है? पॉजिटिव का 1.25 करना है। ठीक, इसका मतलब मैं 1.25 इंटू 0.25 करूंगी, तो यहाँ क्या, यहाँ बैलेंसिंग होगी, तो बैलेंसिंग करके कितना आएगा? 0.3125, इसका मल्टीप्लाई करूंगी 1.25 का 0.25 में। ठीक है। इंटू 0.41 में करूँ तो 0.5125 आएगा, इंटू 0.34 करूँ तो 0.425 आएगा। ओके, तो ये किया मैंने। सी पे बैलेंसिंग की जरूरत है नहीं, कहाँ जाएगा उसके बाद? कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये किया अभी तक। अच्छा, अब मैंने बैलेंसिंग कर ली, अब मुझे फिर से क्या करना होगा? फिर से कैरी ओवर मूवमेंट देखने में,
देखो 2 स्टेप होते हैं, एक पहला होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और फिक्स्ड टाइम मूवमेंट लगा दो। उसके बाद बैलेंसिंग कैरी ओवर कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट स्टेप लिखूँ तो मैं लिखूँगी कैरी ओवर मूवमेंट। कैरी ओवर मूवमेंट अच्छा, ठीक है। यहाँ तो कुछ नहीं है ए पे जिसको कैरी देना हो, नहीं है। बी पे है मेरा कितना BA 0.3125, इसका कैरी ओवर ए पे जाना चाहिए, लेकिन फॉर हिंज्ड है तो कैरी ओवर 0 हो गया, ठीक है। अब मैंने लिखा BD, BD डी पे जाना चाहिए, फॉर एंड फिक्स्ड है तो इसका कैरी ओवर जाएगा कितना हाफ। तो मैंने यहाँ लिखा कितना कैरी ओवर गया 0.256, इसका हाफ गया। अच्छा ये है, इसका कैरी ओवर भी जाना चाहिए कितना 0.2125, ठीक। तो ये हुआ मेरा। अब देखो, अब अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कैरी ओवर डाल दिए। अब आपके पास क्या कुछ बच रहा है, बी पे कुछ एक्स्ट्रा आया, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, बी पे तो किसी का कैरी ओवर नहीं आया ना, तो बी भी पूरा बैलेंस्ड है, ए भी पूरा बैलेंस्ड है। सी पे क्या होना चाहिए, आपके मूवमेंट्स आ सकते हैं क्योंकि फिक्स्ड है, तो सी पे आ रहे हैं, डी पे फिक्स्ड है तो आ सकते हैं। इसका मतलब आपने क्या किया, फाइनल कर दिया इस पूरे स्ट्रक्चर को, फाइनली आपने सॉल्व कर दिया। और अगर अब मैं इसके फाइनल मूवमेंट्स की बात करूं, फाइनल एंड मूवमेंट, नेक्स्ट स्टेप है फाइनल एंड मूवमेंट। फाइनल एंड मूवमेंट देखूं तो ई पे कितना है, 0 ही है। ए पे आपका इस साइड ए टू ई 10, अब ए टू बी कितना जाएगा, -7.5 -2.5, तो -10 आ गया। अब देखो ए हिल गया तो यहाँ पे वैसे भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए था, बैलेंस हो गया है, ठीक। +10 -10 करेक्ट है। बी पे मैं पूरा ऐड करूँ 7.5 प्लस 1.25 माइनस 1.25 प्लस 0.3125, तो मेरा ए पे आएगा पॉजिटिव का 7.69, ओके। अब बी डी का मैं देखूं 18 प्लस 1.84 प्लस 0.5125, तो मैंने देखा 20.36, ओके। अब मैंने बीसी का देखा -30 प्लस 1.35 प्लस 0.425, तो ये आया -28.1, ओके। अच्छा मैंने यहाँ देखा 30 प्लस 0.765 प्लस 0.2125, तो आया 30.98। मैंने ये वैल्यू जो है डेसिमल के 2 डिजिट्स तक ली है मैंने, ठीक है ओवरऑल। अगर मैं ये करूँ -12 प्लस 0.9 प्लस 0.52, तो आएगा ये -10.82। तो ये जो है हमारा हुआ फाइनल एंड मूवमेंट, इस तरह से आपके आने चाहिए। अब मैं क्या करूँ, सब निकाल लिया मैंने। अब मैं फाइनली अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के देखती हूँ कि हो रहा है या नहीं ठीक से। अच्छा, तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब ये मैंने 5 दे दिए, ये था आपका E, A, B, C एंड D। मुझसे क्या बोला गया, मैंने सबसे पहले फिक्स टाइम मूवमेंट, मैंने फ्री बीएमडी के लिए मूवमेंट्स बताए थे, तो मैं फ्री बीएमडी का डायग्राम बना लेती हूँ पहले। फ्री बीएमडी का डायग्राम यहाँ पे मेरे को कितना आ रहा था, मैक्सिमम 11.25, और ए टू बी क्या है, यूडीएल लगा हुआ है तो इसका पैराबोलिक बनेगा। पैराबोलिक बना तो मैंने कितना 11.25 का बना, मैंने कहीं यहाँ पे मान लिया 11.25 है, तो मैंने लिखा पैराबोलिक, रुको इसको ठीक करने दो, अच्छा नहीं बना, तो मैंने लिखा मेरा पैराबोलिक कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। और ये वैल्यू हुई इसकी 11.25, 11.25, ओके। अब मैंने देखा एन मैक्स आपका बी टू सी में कितना आ रहा है, 60 किलोमीटर आ रहा था बहुत स्टार्टिंग में जब मैंने लिखवाया था, तो 60 मान लो कहीं यहाँ गया होगा, मैंने ऐसे मान लिया ये है 60, ओके।
तो अगर मैं 60 बनाऊं तो कुछ इस तरह से, कितनी वैल्यू है ये, 60 किलो न्यूटन मीटर की। एंड मेरा इस पे कितना आ रहा था, 30 आ रहा था। कहाँ पे, इस पॉइंट पे कहीं आएगा जहाँ पे 2 है, तो ये 60 है तो मैंने 30 माना। इससे कितना, अराउंड मान लो इतना 30 है। तो मैंने इसको बोला कि कुछ इस तरह से मेरी वैल्यू आ गई, कितनी, यहाँ पे आ गई 30। ओके। और आपका देखो फ्री पीएमडी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि सैगिंग ही तो होगा, सैगिंग हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और ये आपके फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स हमेशा क्या आते हैं, नेगेटिव आते हैं। ठीक, और नेगेटिव को हम अपवर्ड कब बनाएंगे, एक चीज आप नोट रखना, फिक्स्ड एंड अगर आपको बनाना है, एक तो मैं आपको नोट लिखवा देती हूँ। अगर आप फिक्स्ड एंड मूवमेंट से बीएमडी बना रहे हो तो आप लिखना कि जब आप फॉरवर्ड जाते हो, ठीक है, तो इफ वी मूव फॉरवर्ड फॉर अ जॉइंट, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ कह रही हूँ कि फॉरवर्ड जा रही हूँ मैं, तो मैं ए टू बी जा रही हूँ, ए टू बी जा रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, हॉगिंग को अपवर्ड बनाऊंगी, हॉगिंग विल बी ड्रॉन अपवर्ड, ठीक है। एंड अगर मैं बोल रही हूँ कि इफ वी मूव बैकवर्ड, ठीक है, ऑफ जॉइंट, मतलब मैंने बोला कि बैकवर्ड मतलब बी टू ए जा रही हूँ, अगर मैं बी टू ए बनाना चाह रही हूँ तो मैं सैगिंग को अपवर्ड बनाऊंगी, ठीक, तो सैगिंग विल बी ड्रॉन अपसाइड, ठीक। तो ये पॉइंट हुआ, मतलब मैं क्या कह रही हूँ, अगर मैं प्रॉपर वे से चल रही हूँ, ए टू बी चल रही हूँ, ठीक है, ए टू बी चलूंगी तो मैं हॉगिंग को, मतलब जो अपना हमारा डायग्राम होगा ऊपर की साइड बनाऊंगी हॉगिंग को, ठीक है। अगर मैं बी टू ए चलूं तो मैं सैगिंग को ऊपर बनाऊंगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये हुआ। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने ये देखा ई पर मेरा क्या है, फिक्स्ड मूवमेंट 0 है, हाँ 0 है। और अपना ए पे फिक्स्ड मूवमेंट क्या है, 10 का, ठीक। मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं हॉगिंग, अब यहाँ देखो फिक्स्ड मूवमेंट आपके सारे हॉगिंग होते हैं, ठीक। तो अगर मैं ई टू ए चल रही हूँ तो मैं पॉजिटिव अपवर्ड बनाऊंगी क्योंकि ये हॉगिंग हो गया, ठीक। तो मैंने बोला कि कहीं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पर आया और ये मैंने बना दिया 10 का। ओके, अच्छा। अब अब देखो, अब मैंने क्या किया, मैं चली, ये था आपका ए था, है ना, ये आपका क्या था, ए था, ठीक, ये आपका बी था, ये सी था, ये डी था, ये ई था। मैंने ये बोला कि मैं फॉरवर्ड चल रही हूँ, मतलब ई टू ए चल रही हूँ और मैंने पॉजिटिव था तो मैंने हॉगिंग अपवर्ड बना दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, ए से बी चल रही हूँ, ए से बी मैंने देखा तो कितना आ रहा है, 7.69 बी पर। तो बी पर मैंने देखा कहीं यहाँ पे 7.69, यहाँ पे मेरी वैल्यू आएगी, तो मैंने इसको इस तरह से मैच कर दिया। कितनी वैल्यू का, ये है 7.69। अच्छा, अब देखो मैंने ये पॉइंट लिखवाया, इसका क्या मतलब था, ई टू ए, मैं ई टू ए चल रही हूँ तो पॉजिटिव 10, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैं फॉरवर्ड चल रही हूँ, अब मैं ए पे बैकवर्ड आना चाहती हूँ, मतलब मैंने बी टू ए चालू करना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा -10 आ रहा है, ठीक। तो ये हॉगिंग हो गया और मैं इसमें भी हॉगिंग को ऊपर बनाऊंगी, तो अगर मैं बी टू ए देखूँ तो यहाँ पे 10 है ना, तो ये मैंने ऊपर बनाया है, बट यहाँ पे ये केस है सैगिंग का, ठीक। ये मैं ऊपर अब क्योंकि सैगिंग अपवर्ड नहीं है, अब ये -10 में है, तो इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। अब नेक्स्ट मैं क्या बोल रही हूँ, मैं चली बी टू सी, ठीक। अब मेरे को बी टू सी जाना था, तो मैंने क्या देखा, यस, तो हमारे पास -2.8
28.1 है, तो अगर मैं इससे ऊपर चलूं -28.1 11 है, कहीं कुछ यहाँ पे इस तरह से, तो मैंने इसको बनाया, क्या है इसकी वैल्यू -28.1 डी पर आपकी अभी इतनी वैल्यू है ना 7.69 है, -28.1 भी है अभी बी पे, तो 7.69 तो मैं चली, उसके बाद मैंने क्या किया और ऊपर गई और मैंने देखा 28.1 तक मैं पहुंच गई फिक्स टाइम मोमेंट में। ठीक है, अभी बी टू डी है, वो मैं यहाँ बना सकती हूँ, 20.34 था, तो मैंने ये बी टू डी यहाँ कहीं आ गया, ये 30 है, तो मैंने इसको बना दिया, क्या लिख दिया 20.36। ठीक, ये हो गया। अब इसको अगर मैं, अब डी पे क्या है, डी पे आपका मोमेंट कितना है -10.82, तो मैंने यहाँ देखा 10 पॉइंट कुछ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10.82। अब मैं इन दोनों को मिला दूं, इस तरह से ये आपका बन गया। अब डी टू सी देखा जाए तो 30.98 है हमारे पास, 30.98 मैंने माना कहीं कुछ इस तरह से, तो ये हुआ इस तरह से, और मैंने कर दिया इसको जॉइंट सी से, और ये वैल्यू हो गई आपकी 30.98। ओके, अब ये है आपका नेगेटिव, जहाँ पे आपका फिक्सन मोमेंट ऊपर आ रहा है वो नेगेटिव पार्ट है। ठीक, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, जहाँ पे आपका ये वाला पॉजिटिव आ रहा है फ्री एंड, तो वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो आपका टोटल जो ओवरऑल आपका बना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो क्या हुआ, जो इन दोनों का कॉमन पार्ट होगा, ठीक, वो वाला होगा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जिसको मैं हैच कर रही हूँ। सो द हैश्ड पार्ट विल बी योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये वैल्यूज आप लोगे बीएमडी बनाने के लिए। तो ये हुआ आपका फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस स्ट्रक्चर। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आई होप आपको क्लियर हो। थैंक्स एवरीवन।